हाय फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो जो भी कोचिंग सेंटर्स में जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट यूजी की एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए मेरा वीडियो है ये। इस वीडियो में मैं नॉन एकेडमिक एडवाइसेस की बात करूंगा। मतलब पढ़ाई के अलावा भी कई बातें आपको ध्यान रखने लायक होती है जो स्पेशली इस एंड टाइम है। जैसे नीट यूजी का एग्ज़ाम इस बार मई में है, मई के महीने में है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो लास्ट के जो ये 3-4 महीने होते हैं, इसमें पढ़ाई के अलावा भी कई बातें होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, ध्यान रखने लायक होती है। तो मैं उसी बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं एक एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन हूँ और अभी मैं डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ। मैंने भी मेरा 1 साल का कोटा में प्रिपरेशन किया था एंड 2008 में मेरा स्टेट पीएमटी में, राजस्थान पीएमटी में ओवरऑल 5th रैंक था और मेरा एज के हिसाब से वो फर्स्ट अटेम्प्ट था और ऑल इंडिया में मेरी 522 रैंक थी। तो कोटा मेरे लिए भी नया था क्योंकि मैं कहीं और से था और कोटा में 1 साल जाके रहा था। तो खूब सारी प्रॉब्लम्स आती है, कई समस्याएं आती है जिनका आपको सॉल्यूशन लेके चलना पड़ता है ताकि आपको वो पढ़ाई में हिंड्रेंस प्रोड्यूस ना करें, बाधा प्रोड्यूस ना करें, और उन्हीं के बारे में बात करूंगा मैं। जनवरी लगभग आधा जा चुका है और अब फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई में तो एग्ज़ाम ही है। तो इस टाइम में, ये एंड के टाइम में खूब सारे टॉपर्स को मैंने ये गलती करते हुए देखा है कि वो कोर्स ख़त्म होते ही, कोचिंग में जैसे ही कोर्स जैन फेब में ख़त्म होता है, वो घर चले जाते हैं और वहीं से वो टेस्ट देते हैं। लेकिन ये उनके द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हमारे साथ भी कई ऐसे टॉपर्स थे जिनकी टॉप 20 में रैंक आती थी थ्रू आउट द ईयर, बट कई लोग उनमें से कोर्स ख़त्म होते ही फेब में घर चले गए और घर जाते ही उनका फ्लो टूट जाता है, वो एनवायरनमेंट नहीं रह पाता है, वो वहाँ जाके एक कंफर्ट के जोन में आ जाते हैं और मैक्सिमम लोग इनमें से एंड में एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं। तो आप ये गलती कभी भी भूल कर भी ना करें। पूरे साल अगर आप घर से दूर रहे हैं तो 4-5 महीने और दूर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फ्लो बनता है ना स्टडी का, उस फ्लो को अगर आप तोड़ते हैं तो उस फ्लो को कई बार वापस गेन कर पाना, वापस अचीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो नेवर गो होम व्हेन एवर योर कोर्स फिनिशेज इन द कोचिंग। सेकेंड पॉइंट, नेवर स्किप टेस्ट। अब एंड के जो मंथ्स होते हैं तो इसमें सारी कोचिंग में रिपीटेड टेस्ट होते हैं, फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं, बट ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो भी आपने पूरे साल में पढ़ा है उसको ट्रिगर करने के लिए, उसको मेमोरी में फीड करने के लिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाते हैं। दूसरा, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिकॉल आप कितना कर पाते हैं उस बारे में आपको बताते हैं। जो भी आपके माइनस पॉइंट्स हैं, जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको अवेयर करवाते हैं। तो अब ये ना सोचें कि आप टेस्ट देके 3-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, ये वेस्टेज नहीं है। अगर आप इसको वेस्टेज मानकर अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं और घर पे पढ़ाई करने का सोचते हैं तो मेरे ओपिनियन में ये गलत बात है। आपको टेस्ट जो भी आपके कोचिंग्स में हो रहे हैं उनको आपको अटेंड करना ही करना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट। थर्ड पॉइंट, नेवर एवर ट्राई टू कवर अदर न्यू बुक्स इन दी एंड टाइम। कई लोगों को क्या लगता है कि मेरा वो फ्रेंड वो गाइड पढ़ रहा है, मेरा वो फ्रेंड वो गाइड एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, बट ये आप ना करें। जो आपने पूरे साल पढ़ा है, जिन चीज़ों को आप साथ में लेकर चले हो, जो स्टडी मटेरियल को आप पूरे साल साथ में लेकर चले हो, अंत तक उन्हीं को साथ रखने की कोशिश करो क्योंकि वही आपका साथ निभाएंगे। अगर आप बाद में नई चीज़ें, बाद में आप नए पार्टनर्स बनाने की कोशिश करेंगे स्टडीज़ के फॉर्म में, तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं क्योंकि आप ना तो पुराने रिवाइज कर पाएंगे और नए को याद नहीं रख पाएंगे। तो ये आपको उल्टा ये कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में डालेगा और आपका टाइम वेस्टेज करेगा। फोर्थ पॉइंट, नेवर एवर थिंक ऑफ चेंजिंग द रूम। छोटी मोटी समस्याओं के लिए एंड के टाइम में कभी भी आप कमरा बदलने की कोशिश ना करें। छोटी मोटी अगर समस्या है तो उसको आप इग्नोर करें और जो आपको रूम है, जो आपका आपने पीजी रूम ले रखा है, उसी में आप कंटिन्यू करें क्योंकि जो फ्लो बना हुआ होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी आप रूम चेंज करते हैं तो आप मान के चलें 4 से 7 दिन उसमें वेस्ट हो ही जाते हैं और कई बार तो नए रूम में आप एडजस्ट नहीं हो पाते और इवन 2-3 वीक भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एंड के महीनों में कभी भी रूम चेंज करने की कोशिश ना करें छोटी मोटी समस्याओं के लिए। क्योंकि बहुत जनों को मैंने देखा है, कई बार थोड़े बहुत वो किराए के चक्कर में, कई बार दूसरे फ्रेंड्स के चक्कर में, और कई बार जो फ्रेंड से थोड़ा बहुत तो डिस्प्यूट हो गया, अपने रूममेट से थोड़ा बहुत तो क्वारल हो गया, लड़ाई हो गई, तो उसके चक्कर में वो सोचते हैं कि मैं रूम चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत किराया बचा लेता हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग।
बिकॉज एंड के टाइम में एक घंटे की वैल्यू होती है, 3-4 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। 5th पॉइंट, एंड के महीनों में कभी भी एक नया पार्टनर ना चूज़ करें पढ़ाई साथ में करने के लिए। जैसा आपने पूरे साल फ्लो आपने अचीव किया है, फ्लो मेंटेन किया है, उसी फ्लो को और 3-4 महीने मेंटेन करिए। कई लोग क्या करते हैं, एंड के महीने में सोचते हैं कि मैं मेरे उस फ्रेंड को बुला लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। बट मेरे हिसाब से कोई भी न्यू चेंज अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ क्या करती है, कई बार आप साथ में पढ़ते हैं, थोड़े दिन आपका फ्लो रहता है, बट कई बार अल्टीमेटली टाइम वेस्टेज के कारणों में से एक बन जाती है। क्योंकि कई बार क्लियर ना बोला हुआ बहुत फ़ायदेमंद होता है, बजाय कि कन्फ्यूजन में रह के हाँ करके दोनों को नुकसान पहुंचाने के। स्वार्थी ना बने, लेकिन खुद का नुकसान भी ना करें। 6th पॉइंट, नेवर बी केयरलेस अबाउट गेटिंग कॉमन कोल्ड। जुकाम को लेकर कभी भी नज़रअंदाजी ना करें। ये एंड के जो मंथ्स होते हैं, जब जाती हुई सर्दी होती है, उसमें जुकाम लगने के चांसेस, कॉमन कोल्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा सा भी आपने केयरलेस बरती नहीं कि आपको कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, और एक बार जुकाम हुआ तो आपके वो 2 से लेके 5 दिन का वेस्टेज कर सकता है। तो छोटी सी केयरलेसनेस आपके एंड के कीमती टाइम में 2 से 5 दिन वेस्ट कर सकती है। कई बार कॉमन कोल्ड, कॉमन वायरल फीवर में भी इतना हाई ग्रेड फीवर आता है कि आप 3 दिन थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करने का भी भूल ही जाओ। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट, नेवर गेट डिमोरलाइज्ड बाय द टॉक्स दैट इफ यू आर नॉट स्कोरिंग इन द एंड टेस्ट देन यू विल नॉट बी गेट सिलेक्टेड। एंड के टाइम में जो भी आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आपको कह रहा है, आपके सीनियर है या कोई एक्सपीरियंस दूसरा बंदा कह रहा है, आपका फ्रेंड कह रहा है कि तेरे यार एंड के टेस्ट में अगर क्या है कि तू अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है, तो भूल जा कि तेरा सिलेक्शन होगा। बट ये सब फालतू की बातें हैं, सभी गलत बातें हैं। खूब सारे हमारे ऐसे कलीग्स थे जो कि एंड के टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बट वो बहुत ही अच्छी रैंक्स के साथ में सेलेक्ट हुए थे। बहुत ही एक अपनी छोटी दुनिया बना लेनी चाहिए। जब भी आपके शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं, जैसे ये आपका नीट यूजी, जैसे 1 साल का आपका जो टारगेट होता है, इसमें आपको एक बहुत ही एक छोटी दुनिया बना लेनी चाहिए, जिसमें आपको डूब जाना चाहिए, जिसमें आपकी दुनिया सिर्फ आपके ये बुक्स, आपकी स्टडी मटेरियल और आपका ये एग्ज़ाम, सिर्फ यही होना चाहिए। बाकी आपको किसी और की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 8th पॉइंट, एंड के टाइम में आप कभी भी अपने आप दोस्तों से ज़्यादा इस बारे में बात ना करें कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तब आपको आपके घर वालों से बात करनी चाहिए सबसे पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एग्ज़ाम को लेकर डरे हुए हैं, फिर आपने अपने ऐसे फ्रेंड से बात की जो खुद भी डरा हुआ है, तो वो भी क्या है कि उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स स्टार्ट करेगा। लेकिन किसी भी टारगेट को लेकर जब भी आपके माइंड में नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, तो उसमें आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहीं आप एक तरीके से आप थोड़ा हार मान चुके होते हो। तो उस चीज़ में आपके लिए काफ़ी हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है आपके माइंड सेट को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम में ये माइंड सेट, उस टाइम का प्रेजेंस ऑफ माइंड ही, रिलैक्सेशन ही रहता है जो उस 3 घंटे में आपके आउटपुट को डिसाइड करवाता है। नेगेटिव टॉक से, नेगेटिव डिस्कशन से बचिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो अपने घर वालों से बात करें, अपने खुद से बैठ के बात करें, खुद से बैठ के डिस्कस करें कि अगर आपने अपनी तरफ से सिंसियरिटी से आपने स्टडी की है, तो फिर आप अपना जो रिजल्ट है उसको ऊपर वाले पे छोड़ दें और आप अपनी तरफ से बस उस हार्ड वर्क को कंटिन्यू करें। 9th पॉइंट, किसी भी पर्सन से आप लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी पर्सन से वाद विवाद ना करें, क्योंकि एंड के महीनों में आप जो भी किसी से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो आपका मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और मानसिक अशांति किसी भी चीज़ को फोकस करने से रोकती है। और वो आपका चाहे भले 1 घंटा हो, चाहे 1 दिन हो या 2 दिन हो, और अगर आपने रूम पार्टनर से अगर लड़ाई कर ली है छोटी बात पे और उसी के साथ आपको रहना है, तो और अगर आपने उसका सॉर्ट आउट नहीं किया है, तो रोज़ ही रोज़ आपके माइंड में उसको लेकर नेगेटिव पॉइंट्स और आते रहेंगे और वो आपकी पढ़ाई में बाधा प्रोड्यूस करते हैं। लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से बचें। 10th पॉइंट, नेवर एवर गेट इन्वॉल्व इन द फेज ऑफ द लव। कभी भी प्यार के झंझट में ना पड़े, क्योंकि ये जवानी, प्यूबर्टल एज ऐसी एज होती है जिस टाइम आपके हार्मोनल बर्स्ट की वजह से आपके मन में अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शंस होते हैं। आप प्यार के फेज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, क्योंकि प्यार व्यार करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अगर आप एंड के टाइम में अगर आप इस चक्कर में पड़ते हैं, तो मान के चलिए कि आप अपने ट्रैक से बहुत ज़्यादा दूर जाने वाले हैं और बहुत ऐसे कम चांस है कि आप सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि प्यार ये, प्यार वो, ये सब इस टाइम में बड़ी फालतू की बातें होती है।
इस टाइम में टारगेट ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगी होती है। आपकी फैमिली की प्रेस्टीज, आपकी खुद की इज्जत, फैमिली की हार्ड अर्नड मनी। आजकल के टाइम में 1.5 लाख फीस भरना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपके घर वाले फीस भरते हैं, क्योंकि 80% जो भी प्रिपेयर करने आते हैं इन कोचिंग्स में सारे लो मीडियम बैकग्राउंड से ही होते हैं, और उन फैमिलीज़ के लिए 1.5 लाख अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सो आपकी छोटी सी गलती, आपका छोटा सा ये इमोशनल अटैचमेंट आपके फैमिली के 1.5 लाख रुपए वेस्ट कर सकता है। बाकी और अदर जो खर्चा हुआ है वो तो अलग है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स को भी ये प्यार के झंझट में पढ़ के अपने खुद के ड्रीम्स और अपने खुद के पेरेंट्स के ड्रीम्स को बर्बाद होते हुए देखा है। सो इस चीज़ से बचें। 11वां पॉइंट, ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ये एक एग्ज़ाम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगी होती हैं। आपके भाई बहनों की उम्मीदें, आपके फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस, आपके घर वालों की प्रेस्टीज, आपका खुद का पूरा 1 साल, घर वालों का कमाया हुआ पैसा। और अगर आपकी थोड़ी सी भी आपकी चूक होती है, आपकी तरफ से थोड़ी सी भी केयरलेसनेस होती है, तो ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। लोग तो आपको ताना देने के लिए इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो गए तब सब लोग यही कहेंगे कि हाँ भाई मेहनत की, और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, भले ही आपने पूरे साल मेहनत की हो, तो लोग बस यही कहेंगे कि वहाँ गया था, मज़े किए और वहाँ पे टाइम वाइम बर्बाद ही किया होगा इन लड़कियों वड़कियों के चक्कर में, तो इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 12वां पॉइंट, कई लोग क्या करते हैं, एंड के टाइम में दूसरों से सलाह लेते हैं कि यार कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, लेकिन एंड के टाइम में आप अपना पैटर्न चेंज ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि सबका अपना अपना पैटर्न होता है पढ़ाई करने का। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं, कुछ लोग सुन के पढ़ते हैं, बोल के पढ़ते हैं। तो अपना पैटर्न कभी चेंज ना करें। तो इसलिए कैसे पढ़ना है, बेस्ट वे क्या है पढ़ाई करने का, इसका सबसे अच्छा आंसर आप खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके बारे में, आपके सर्कमस्टेंसेज के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस वे में करना है, सबसे पहले ये सवाल आप अपने खुद से पूछिए। जैसे मैं मेरी ही बात करूं, मुझे कई सेलेक्टेड जो टॉपर्स थे उन्होंने ये एडवाइस की थी कि मुझे नोट्स बना के पढ़ना चाहिए, सब चीज़ों के मुझे नोट्स बनाना चाहिए, कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उनके नोट्स बनाना चाहिए, एनसीईआरटी के नोट्स बनाना चाहिए। बट मैंने कुछ दिन ट्राई भी किया, बट वो मेरे दिन वेस्टेज ही गए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हुआ कि मैं नोट से नहीं पढ़ पा रहा था। तो मुझे पूरा ऐसे बुक से ही पढ़ना ठीक लगता था, तो और जबकि मेरे और कई कलीग्स थे वो नोट्स बना के पढ़ते थे। तो इसलिए कह रहा हूँ सबका पैटर्न अपना अपना अलग होता है, तो ब्लाइंडली किसी को आप फॉलो करने की कोशिश ना करें। जो आपको ठीक लगता है वो आप करें, 100% सिंसियरिटी से, पूरी ईमानदारी से करें, कोई आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। 13 पॉइंट, रोज कम से कम 1 मिनट आपको सुप्रीमेसी पावर को देना चाहिए। जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं, आपके ईस्ट हैं, उनको आपको 1 मिनट उनके सामने प्रे करना चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मुझे सद्बुद्धि दे, अच्छा मार्गदर्शन करें, और आप अपनी तरफ से बस पूरी ईमानदारी से तैयारी करें, और जो भी रिजल्ट हैं वो बस आप ऊपर वाले पे छोड़ दें। इससे आपको एक अलग ही एक पावर मिलती है, अलग ही एक शक्ति मिलती है, अलग ही आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है। वो रिलैक्सेशन, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कि एग्जाम के उन 3-4 घंटों में बहुत ज़रूरी होता है। 14 पॉइंट, रोज़ अपने खाने में प्रोटीन्स, विटामिन्स, इनको आप ज़रूर लें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पनीर है, एग्स हैं, अंडे हैं, मिल्क हैं, इनको आप खाने में ज़रूर लें, क्योंकि ये आपको इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे, आपको छोटी मोटी बीमारियों से बचा के रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना लें। शाम के टाइम में अगर आपने क्या है कि 6-7 रोटी खा ली तो आपको आधे घंटे में नींद पक्का आने वाली है। तो उस टाइम पे आप ऐसी चीज़ लें जिससे आपको ज़्यादा नींद ना आए, या फिर 7-8 बजे के आसपास में थोड़ा ही खाना खाएं, इतना कि बस आप मतलब पढ़ सके 4-5 घंटे, और उसके बाद में आप और खा सकते हैं। मतलब एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट से बचें, प्रोटीन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ज़रूर लें। 15 पॉइंट, ये कोचिंग का इतना कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, इतना ये संघर्ष वाला, स्ट्रगल वाला एक फेज़ लगता है, क्योंकि सब जगह ये कोचिंग वाले ही स्टूडेंट्स दिखते रहते हैं। तो उसमें कई बार ये डर लगने लग जाता है कि यार मैं इतने दिनों की भीड़ में सेलेक्ट कैसे होऊंगा। तो ऐसे टाइम में जब भी आपका मोरल थोड़ा डिप्रेस हो रहा हो, तो उस टाइम में आपको बॉडी के एंडोर्फिन्स बढ़ाने की ज़रूरत होती है। आपके बॉडी में, ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनका लेवल बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे एंडोर्फिन सिस्टम है, एंडोर्फिन क्या होता है, अपनी बॉडी से रिलीज होने वाला ये एक सब्सटेंस है, और वो तब रिलीज होता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ये एंडोर्फिन आपके ब्रेन में अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, इनका ना एक बैलेंस बना के रखता है। तो उससे आप एक डिप्रेस्ड फेज से आप एक बाहर आते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है,
आप काफ़ी फोकस्ड फील करते हैं, आप काफ़ी एंथुजियास्टिक, काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसलिए अगर आप रोज़ के 5 मिनट भी अगर आप घर पे जैसे रस्सी कूदने में, स्किपिंग करने में, या फिर थोड़ा उठक बैठक लगाने में, या घर पे या छत पे ही आप क्या है कि थोड़ा बहुत अगर आप रनिंग करते हैं, तो इससे काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। रिसेंटली अभी एक स्टडी भी पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ईजेज द फेज ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से बाहर आने में काफ़ी मदद करती है, काफ़ी फोकस्ड रखती है आपको। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना ही चाहिए। 16th एंड द लास्ट पॉइंट, यू आर यूनिक। आप यूनिक हैं। भगवान ने आप जैसा कोई भी नहीं बनाया है। आपका अगर जुड़वा भी है तो उसके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे। तो इसलिए आप बस अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। फिर भी अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ यही ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारे हमारे साथ में ऐसे फ्रेंड्स थे जो पीएमटी में सेलेक्ट नहीं हुए, 1 बार नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, बट आज वो आरजेएस बने हुए हैं, आज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने हुए हैं। और कई फ्रेंड्स जो थे वो बाद में जाके IRS है, IAS भी बन गए। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। आप यूनिक हैं, सो कभी भी डिप्रेशन में जाने का या सुसाइड करने का ये डिसीजन कभी भी ना सोचें। आप सेलेक्ट नहीं होगे तो क्या हो गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इवन और अच्छा आउटपुट दे सकती है। आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही होती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये मैं मेरा खुद का और भी जो मेरे कलीग्स थे या और भी जो पार्टनर्स थे उनके खुद के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस का आपको मैं सार बता रहा हूँ। सो स्टे सेफ, स्टे फोकस्ड एंड बी 100% सिंसियर। सो अगर आपको मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस, मेरे ये ओपिनियंस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इससे बेनिफिट हो सकें। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।